नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उसकी तरह बहुत स्वागत सर आप सभी का। और देखिए, आज खबर की जो शुरुआत है कहानी कुर्सी की में हम वो करने जा रहे हैं नीतीश कुमार से जुड़ी हुई खबर से। नीतीश कुमार दिल्ली अभी अभी पहुंचे हैं और थोड़ी देर में अपने वो पार्टी दफ्तर भी पहुंचेंगे। वहां बड़ा इंटरेस्टिंग एक पोस्टर भी लगा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन नीतीश कुमार की खबर क्यों बड़ी है और दिलचस्प है, पहले इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, खबरें जो इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं बड़े जोर शोर से पिछले 4-5 दिनों से, वो ये हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, क्या नीतीश कुमार फिर एनडीए में आ सकते हैं, क्या इसके लिए कोई बातचीत उनकी चल रही है। और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है उनकी और लालू यादव के रिश्तों में आ रही खटास। और इस खबर को या इस कयास को कैसे बल मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि लगातार बातें हो रही हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के अध्यक्ष लल्लन सिंह, जो सांसद भी हैं, उनको उनके पद से हटा सकते हैं। दिल्ली में उनकी पार्टी की एक बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है जिसके लिए वो आए हैं, और माना जा रहा है कि इसमें लल्लन सिंह का पद खाली हो सकता है, वो उनसे उनका इस्तीफा लिया जा सकता है। और उसके बाद 2-3 नाम चल रहे हैं जिनको अध्यक्ष बनाने की बातें हो रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब ये कि लल्लन सिंह की जो बहुत करीबियां बताई जाने लगी हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ, वो शायद नीतीश कुमार को रास नहीं आ रही है। इसीलिए ये सारी बातें हो रही हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार में क्या दूरी बढ़ गई है, और क्या नीतीश कुमार एक बार फिर खेमा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब ये सब देखिए, अभी तो कयासबाजी है, लेकिन इसको रह रहकर उनकी पार्टी में रह रहे कुछ लोगों के बयान जो हैं वो आगे बढ़ा देते हैं, वही इसको हवा दे देते हैं। अब सच्चाई कितनी है ये 1-2 रोज में साफ हो जाएगा। और बयान भी बार बार आने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें, नीतीश कुमार दिल्ली आए थे तो उनसे सीधा पूछा गया क्या एनडीए में जाने का दोबारा इरादा बना रहे हैं वो, तो नीतीश कुमार बस हाथ जोड़ करके रह गए और चलते बने। लल्लन सिंह कह रहे हैं अपने इस्तीफे की बात पर कि सब कुछ अफवाह है, ध्यान मत दीजिए। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं भाई कितनी बार हम लोग सफाई देंगे। तो एक बार जरा जल्दी से आप ये दिल्ली उनके पहुंचने से पहले के जो आज के ये बयान है 2-3, ये इन पर एक नजर डालिए, आपको पता चलेगा कि धुआं उठ रहा है तो चिंगारी तो कहीं है ना। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे, और परामर्श करने के बाद इस्तीफा में क्या क्या लिखना है वो भी आप लोगों से आग्रह करेंगे, ताकि आप लोग बीजेपी दफ्तर जाके उसका ड्राफ्ट वहां से ले लीजिएगा। ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है, और नियमित बैठक में होती है उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए। हर साल राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होती है और उसी दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं, कल बैठक है, उसके बाद ब्रीफ करेंगे। सर, अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के? अरे नहीं, खबरें चल रही है, चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। क्या खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए के लोग सर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कुछ सर क्या हटाए जाएंगे या छोड़ेंगे? लगभग जो है कल परसों 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, तो इस तरह की न्यूज आती है। और इस तरह की जो पत्रकारिता है वो 3-3 महीने बाद जागती रहती है, तो उस पे क्या कहना है हम लोगों को? उस पे तो कोई बात ही नहीं है। बात ये है कि बिहार में जो काम हो रहा है, जिस हिसाब से जिस मुद्दे की बात हो रही है, उसको लोग ढकना चाहते हैं, लोग कंफ्यूजन। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। अब इस नेताओं की बात तो आपने सुन ली, सब सिरे से इन सारी बातों को खारिज कर रहे हैं कि भाई कोई इस्तीफा होने जा रहा है नीतीश कुमार के अध्यक्ष का। तो देवेंद्र, है क्या हकीकत? हम पिछले 3-4 रोज से बहुत सुगबुगाहट सुन रहे हैं कि जेडीयू के अंदर बड़ी हलचल है। पूरी कहानी सौरभ अगर देखें तो 4 महीने पहले तकरीबन इसकी शुरुआत हुई थी, और वो शुरुआत तब हुई जब पटना में नीतीश कुमार अपने कुछ करीबी नेताओं के साथ अनौपचारिक तौर पर बैठे हुए थे,
जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी थे। वहाँ पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जो कि मुंगेर से सांसद भी हैं, उन्होंने कहा कि अब क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को पूरी तैयारी करनी है, मुझे भी अपना चुनाव लड़ना है, तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी और को संभाल लेना चाहिए, जिससे मुझे लोकसभा चुनाव में पूरा फोकस करने का समय मिल सके और मैं अपने चुनाव पर ध्यान दे सकूं। वहां पर जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि नीतीश कुमार का ये जवाब था कि अरे अभी बने रहिए। इसके अलावा उन्होंने इस मसले पे कुछ नहीं बोला था, बस इतना कहा था कि अरे अभी बने रहिए। अब उसके बाद से आप समझ सकते हैं कि जब बाकी नेता भी वहाँ बैठे हुए थे, पार्टी के भीतर ये चर्चा शुरू हो गई कि ललन सिंह की जगह पे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से नीतीश कुमार बन सकते हैं। तो यह फैक्चुअल पोजीशन यहाँ है। दूसरा फैक्चुअल पोजीशन ये है कि जेडीयू में जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना होता है तो कार्यकारिणी के साथ साथ आपको राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुलानी होती है, क्योंकि कार्यकारिणी में ये फैसला होता है और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उसका अनुमोदन कराया जाता है। और जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक तय की गई और वो बाद में तय की गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद, तब इस बात को और हवा लगा कि इसका मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाने हैं। दूसरी चीज़ की यहाँ तक है फैक्चुअल पोजीशन। दूसरी चीज़ की जेडीयू के अंदर के फैक्चुअल पोजीशन की बात करें तो उसमें एक धड़ा ऐसा है जो कि ये मानता है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आरजेडी खेमे में बहुत करीब जा चुके हैं और आरजेडी का इंटरेस्ट ज़्यादा देखते हैं बनिस्बत अपना। चर्चाएं इस बात को लेकर भी चलती हैं कि शायद उनकी मंशा ये थी या है कि जेडीयू का आरजेडी में विलय करा देना चाहिए आगे जाकर। और वहाँ पर जेडीयू के बहुत ऐसे नेता हैं नीचे से लेके ऊपर तक जो कि इस बात को लेके काफ़ी नाराज़ थे और उनका ये मानना है कि आरजेडी से हमें दूरी रखनी चाहिए, भले ही सत्ता के चलते हमें उनके साथ गठबंधन करना पड़ा है। तो और वो दूसरी चीज़ कि उनकी कार्यशैली को लेकर, ललन सिंह की कार्यशैली को लेकर भी बहुत सवाल खड़े होते रहे, ये भी नीतीश कुमार के पास शिकायतें पहुंची। तो इस पूरे बैकग्राउंड में ऐसे हालात बनते नजर आए कि शायद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बार फिर से ललन सिंह ये कहें कि वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं और उसके बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। इसमें दो चीज़ें हैं सौरभ। नीतीश कुमार पिछले दिनों ललन सिंह के घर पे गए हुए थे और उन दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 25 मिनट की बातचीत हुई थी। उस बातचीत में अंतिम फैसला क्या हुआ, दोनों तरफ से ही जानकारी नहीं मिल पाई है। तो वो उस बातचीत में जो अंतिम बात पर मुहर लगी होगी, कल आपको वही तस्वीर देखने को मिलेगी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, सीधे लोग तो ये जानना चाहते हैं देवेंद्र की पार्टी के अंदर जो कुछ जेडीयू में हो रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन क्या लालू यादव और नीतीश कुमार में दूरियां बढ़ रही हैं और क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के पास, बीजेपी के साथ आने की कोई गुंजाइश तलाश रहे हैं? और पहले सवाल के जवाब अगर सौरभ ले तो निश्चित तौर पे लालू प्रसाद यादव की पूरी कोशिश ये है कि तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जब बातचीत हुई थी साथ आने के लिए बीजेपी से अलग छिटकने के बाद, तो उस समय जेडीयू की तरफ से यही बताया गया था कि कुछ महीनों की बात है, उसके बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन के कन्वेनर हो जाएंगे या पीएम कैंडिडेट होंगे, तो वहाँ पर वो राष्ट्रीय राजनीति में रहेंगे, तेजस्वी बिहार संभालेंगे। वो काम हुआ नहीं और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के लिए ये कितनी एक चिंता की बात होगी और एक व्यग्रता होगी कि जल्द से जल्द अपने बेटे को वो मुख्यमंत्री बना देना चाहेंगे। वो काम नहीं हो रहा, वो दबाव तो उनकी तरफ से है ही, लेकिन बीजेपी के साथ जाने की बात लगभग तय मानिए सौरभ कि लोकसभा चुनाव तक ये नहीं होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आ जाएंगे, इसकी कोई बातचीत भी अभी नहीं है और किसी लेवल पे नहीं है। ना ही बीजेपी इस बात को लेकर अभी इच्छुक है, ना ही नीतीश कुमार की तरफ से ऐसी कोशिश की गई है। हाँ, नीतीश कुमार की पार्टी में जरूर एक बड़ा धड़ा है जो कि ये चाहता है कि उन्हें फिर से बीजेपी के साथ जाना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार के लेवल पे ऐसा कोई इंडिकेशन अभी तक नहीं मिला है। जी देवेंद्र, रहिएगा हमारे साथ आप। कल भी हम लोगों ने बहुत बातचीत की थी, नीतीश कुमार की पार्टी में बहुत कुछ ठीक नहीं है, नीतीश कुमार की पार्टी में क्या बगावत भी हो सकती है, टूट भी हो सकती है। जैसा देवेंद्र ने कहा कि एक बहुत बड़ा धड़ा है जो चाहता है कि भाई हम बीजेपी के साथ ही अच्छे थे और वहीं हमको दोबारा रुख कर लेना चाहिए। आज जब वो दिल्ली आ रहे हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्टर इनके दफ्तर के बाहर लगा हुआ है कि बिहार ने पहचाना है, अब देश भी जानेगा, नीतीश कुमार को। नहीं, मुझे लगता है कि अब ये कोई कहने की बात तो है नहीं। 2014 से देश जान रहा है नीतीश कुमार को, और जो नीतीश कुमार इस देश में शुचिता, भ्रष्टाचारहीन, परिवारवादहीन ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते थे, वो आज की तारीख में सिर्फ एक नाम से जाने जाते हैं, और जो नाम उनके भतीजों ने दिया था, पलटू चाचा का। उनके बारे में सिर्फ एक बात कही जाती है कि जो व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण था राजनीति में, उसने सिर्फ कुर्सी से चिपके रहने में अपनी सारी राजनीति चौपट कर ली। वरना निजी तौर पर मैं भी ये मानता हूं कि अगर नीतीश कुमार, भाजपा को छोड़ दीजिए, भाजपा के साथ रहें न रहें,
उनकी जो ब्रांड वैल्यू थी कि बिहार को उन्होंने लालू जी के जंगल राज से निकाल कर लाए, वो कानून व्यवस्था, लड़कियों को साइकिल देना, पता नहीं कितनी लड़कियां उन साइकिलों की वजह से पढ़ गईं। कानून व्यवस्था ऐसी सुधारी कि सचमुच लालू के गुंडे वो बिहार छोड़कर दूसरी जगह चले गए। अब लोग कहेंगे आप लालू के गुंडे क्यों कह रहे हैं, तो भैया शहाबुद्दीन से लेकर एक बड़ा वर्ग है, उनको हम ना भी कहें तो बिहार की जनता कहती है। मैं देशज भाषा में बता दे रहा हूं। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि नीतीश जी को लगा कि अच्छा ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो रही है, मैं आधार खो रहा हूं, तो एक तरीका निकालते हैं, मैं मजबूरी का एक ऐसा नेता बनता हूं जिसके बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। वो तो कुर्सी पर आ गए, बिहार हार गया, और बिहार हारा तो आप जरा सोचिए, पहले नंबर की पार्टी 105 सीटों वाली पार्टी विधानसभा में 50 के नीचे चली जाती। तो देश तो जान चुका है नीतीश कुमार को। 2015 में जाना, जब वो एक किताब के लोकार्पण में दिल्ली आए और कहा गया कि ये नेता होंगे, बड़े बड़े 5 बड़े संपादकों ने लेख लिखे और कहा कि देखिए अब देश की राजनीति ऐसे बदलने वाली। क्या हुआ, फिर थोड़े दिन रहे और 17 में फिर नीतीश जी पलटी मार गए। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार चूंकि एक बड़े नेता के तौर पर हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई इस पर गुंजाइश संदेह नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उनको कुछ अलग से देश को जानना है, इसमें मुझे संदेह दिखता है। नया कुछ ऑफर करने को है, इसमें मुझे संदेह दिखता है। और आज की तारीख में जो नया विपक्षी गठजोड़ है, अब उसमें नीतीश जी की भूमिका बहुत कम हो गई है। इसको नीतीश जी जितना जल्दी जान ले उनके हित में। नहीं, लालू जी को ज्यादा जोर से धक्का लगाने लगे हैं क्या कुर्सी? नहीं, लालू जी ने धक्का लगा दिया। खबर पे आऊं तो मतलब ललन जी उनके साथ मिल गए, ऐसा कुछ हो रहा है? लालू जी ने धक्का लगा दिया है। मैं फिर से कह रहा हूं, पिछले 6 महीने से लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर दबाव, और वो भी अनुचित तरीके से दबाव, जिस तरीके से वो दबाव बना रहे हैं वो बड़ा विचित्र सा होता है। बिहार की राजनीति में जो लोग जानते हैं, लालू जी को जानते हैं, जो अपने अंदाज में किसी को कहीं बेइज्जत करना, कहीं महत्वपूर्ण अवसर पर कुछ ऐसा सिग्नल दे देना, और ऐसा कई बड़े कार्यक्रमों में हो चुका है। वो भले सरकार में नहीं है, लेकिन बिना सरकार में हुए नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में, लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार को धक्का दे चुके हैं। अब वो चूंकि कुर्सी पर अभी इसी वजह से बैठे हैं क्योंकि दोनों तरफ मुश्किल है, दोनों तरफ की मुश्किलें हैं लोकसभा चुनाव की, दोनों तरफ ये लग रहा है कि अच्छा अभी चलो चलने दो, बड़ा नुकसान ना हो जाए। असली संकट बस यहां फंसा हुआ है। देखिए, अगर ललन सिंह वाकई अपने पद से इस्तीफा देते हैं तब तो ये लगभग साफ हो जाएगा कि जो भी कुछ अफवाहें चल रही थी, कयास चल रहे थे, उनमें कुछ दम था। मतलब शायद ललन सिंह की करीबियां जो हैं वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रही थी लालू यादव के साथ, और इसका सीधा सीधा असर उस रिश्ते पर तो पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि ललन सिंह का जो पूरा मामला है वो शायद इसलिए है कि ललन सिंह ने कुछ वादे नीतीश कुमार से किए होंगे, जो प्रधानमंत्री पद के लिए या उम्मीदवार के लिए जो उनका नाम बढ़ाना, और वो वादा जो है वो पूरा नहीं कर पाए, या जिस तरह की भी इनके बीच में बात हुई होगी उसके कारण कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार की नाराज़गी होगी। पर मैं भी ये नहीं मानता हूँ कि कोई 2024 के चुनावों से पहले कोई जेडीयू में टूट हो जाएगी या जेडीयू जो है वो भंग हो जाएगी। मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि नीतीश जो हैं वो कोई बीजेपी का साथ देंगे और आरजेडी से हट जाएंगे। बिकॉज देखिए, जो बातें हो रही थी बीच में, वो ये बात हो रही थी कि जो नीतीश कुमार हैं वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी की शर्त, ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की शर्त ये थी कि वो उन्हें मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार नहीं थे, और बीजेपी का ये कहना था कि हम 2 उप मुख्यमंत्री आपके साथ दे सकते हैं, लेकिन आपको मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाएगा। तो अगर ये स्थिति है और ये बातें सच है, तो फिर तो आरजेडी के साथ रहना और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री पद इधर भी नहीं मिल रहा है, उधर भी नहीं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनावों से पहले तक ये जो सीट का बंटवारे की बात हो रही है कि 17-17-4 और एक करके ये सीट का बंटवारे की बात हो रही है, वो मेरे ख्याल से फाइनलाइज हो जाएगा, और मुझे लगता है कि आरजेडी और जेडीयू जो है एक साथ चुनावों में जाएंगे और बीजेपी का मुकाबला करेंगे। आपने अगली खबर जोड़ी थी, 17-17-4 का फॉर्मूला दे दिया गया है। सब अब तो सब जगह आज रिपोर्ट हुआ है वो कि जेडीयू भी 17 सीट लड़े लोकसभा चुनाव में, आरजेडी भी 17 सीट लड़े, 4 सीट। 2020 का जो विधानसभा चुनाव है उससे मिलता जुलता फॉर्मूला है कि उसके हिसाब से ये सीट, ये मतलब ये और यही कॉम्बिनेशन जो है वो बीजेपी और जेडीयू का भी था लगभग। तो अब अगर बात यहां तक है, आ गई है, तो फिर 24 के चुनाव से देवेंद्र ने भी कहा, आप सबने कहा कि भाई कुछ बड़ा हो जाएगा, उलटफेर हो जाएगा बिहार की राजनीति में, मुमकिन नहीं लगता 24 के इलेक्शन से पहले। लेकिन उनकी अपनी पार्टी के अंदर आपको खटपट सुनाई दे रही है क्या समीर जी? निश्चित रूप से ये तो खटपट उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर लालू के साथ सरकार बनाई थी, तेजस्वी के साथ सरकार का गठन कर लिया था। मुझे लग रहा है जिस नीतीश कुमार ने 15 साल लालू प्रसाद के जंगल राज का विरोध करके बिहार में
भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बड़े मन से नीतीश कुमार को बिहार में स्पेस दी, मुख्यमंत्री के रूप में हमेशा सपोर्ट किया, मुझे लग रहा है अब नीतीश कुमार के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए 21 तारीख को तेजस्वी को ईडी के सामने पेश होना था, वो गई नहीं। कल ही 27 तारीख को लालू प्रसाद यादव को बुलाया था, उन्होंने स्वास्थ्य का बहाना लेकर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तो ये तय है कि आने वाले दिनों में ईडी की कार्रवाई तेज होगी, तेजस्वी को भी जाना पड़ेगा, लालू को भी ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। तो जो सुशासन की बात करते हुए नीतीश कुमार जाने जाते हैं राजनीति के अंदर, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि तेजस्वी यादव को वो कैसे बचाव करेंगे लोकसभा चुनाव के दौरान कि तेजस्वी के ऊपर कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। मुझे ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार अभी सारी जिंदगी जिस लालू के खिलाफ राजनीति करते हुए अपनी राजनीति को उन्होंने एक सुशासन की राजनीति बनाया था, उनके लिए लालू के साथ लंबे समय बने रहना बहुत मुश्किल होगा। और जमीनी स्तर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जमीनी स्तर पर उनके जो कार्यकर्ता है, जो संगठन के पदाधिकारी है, जो विधायक है, सांसद है, उसका एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि नीतीश कुमार अब लालू का साथ छोड़े और वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए। यही लोकसभा में नीतीश को फायदा होगा और उसके बाद विधानसभा चुनाव में जेडीयू को फायदा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के ज्यादातर सांसद इस बात को जानते हैं कि अगर लालू के साथ नीतीश बने रहे तो आधे से ज्यादा सांसद चुनाव हारेंगे और उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य दिख रहा है कि नीतीश के साथ और लालू के साथ अगर सीटों का ये बंटवारा हो भी गया 17 सीटों पर लड़ने वाला, आप कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार का निश्चित रूप से। कांग्रेस ने तो कल ही बोला, कल ही अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष है, मोहन प्रकाश जो प्रभारी है, उनके मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक हुई और डॉक्टर अखिलेश ने तो स्पष्ट बोल दिया है कि 10 सीटों के नीचे हम कम मानेंगे नहीं, क्योंकि 10 सीटें पिछली बार हम 2019 में चुनाव लड़े थे 10 सीटों पे, तब नीतीश कुमार गठबंधन में थे नहीं। तो नीतीश अब गठबंधन में है तो हम 10 सीटों से नीचे लड़ेंगे नहीं। भाई इन्होंने किशनगंज जीती भी कह रहे वो हम पे लड़ेंगे ही, हमें सुपौल भी चाहिए, हमें सासाराम भी चाहिए, हमें कन्हैया कुमार के लिए भी सीट चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 सीटों तो उन्होंने गिना दी है जहां से उनके बड़े नेता चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 4 सीटों पे किसी भी स्थिति में कांग्रेस मानने वाली नहीं है, 8 सीटों पे वो मान सकती है। तो अब इनकी लड़ाई सीटों को लेकर भी होगी कि अगर ये 4 देते तो कांग्रेस कहेगी भाई 8 सीटों पे तो हमारे मजबूत उम्मीदवार रही है, कटिहार से एनसीपी से जो लौट के आए इनके तारिक अनवर वो लड़ने चाह रहे हैं, सासाराम से कह रहे हैं कि मीरा कुमार या उनके बेटे को हम लड़ाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष खुद लड़ना चाहते हैं, बेगूसराय से कन्हैया कुमार लड़ना चाहते हैं। अब चाहत का तो कोई अंत नहीं है, दूसरी ओर लालू यादव बैठे हुए हैं जिनको सीटें 5-7 सीटें के नीचे कांग्रेस 8 सीटों के नीचे फिलहाल की स्थिति में मानने को तैयार नहीं है। ये कैसे 4 ये दबाव भी अभी महसूस कर रहे हैं नीतीश कुमार लालू यादव का सीटों के बंटवारे में। देवेंद्र, नहीं, ये लोकसभा चुनाव में ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रहने वाला है। नीतीश के लिए बात कर लें, लालू प्रसाद यादव के लिए बात कर लें या कांग्रेस पार्टी के लिए बात कर लें। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 5 से 6 सीटों पे वो मान जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष अभी कह रहे हैं कि 8 से 9 सीटों पे मिलेगा तो काफ़ी होगा, तो उससे आप समझ सकते हैं कि 5 से 6 सीटें काफ़ी है, क्योंकि कांग्रेस को ये देखना है कि राष्ट्रीय राजनीति में उसके पास सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है, और उससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का रवैया कितना लचीला रहेगा। दूसरी तरफ आरजेडी की बात करें तो उनके सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तो वहाँ पर लोकसभा सीटों के लिए कोई ऐसा मसला नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार की बात करें तो आप वहाँ भी समझ सकते हैं कि कोई ऐसी सीटें नहीं, जैसे पिछली बार ही वो 17 सीट पर चुनाव लड़े थे, इसमें से 1-2 कम भी हो जाए तो नीतीश कुमार के सेहत तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनकी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत कर आएँ, ताकि एक बड़ा बुके बनाकर अगर ऐसी तस्वीर उभरे कि 2024 में कोई खिचड़ी जैसी सरकार बनती है तो वहां पर वो अपनी दावेदारी इन दलों के सहारे पेश कर सकें। ये रणनीति उनकी ज़्यादा नजर आएगी बनिस्बत इस बात के कि सीटों को लेकर। नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती सौरभ ये है कि एक तो उनकी पार्टी के भीतर अपना बड़ा धड़ा, जो कि ये मान रहा है कि आरजेडी के बहुत करीब जा रहे हैं ललन सिंह, वो एक बड़ी समस्या है। दूसरी, नीतीश कुमार की अपनी प्रवृत्ति और अपना जो स्वभाव है, किसी भी व्यक्ति के साथ वो बहुत दिनों तक कंफर्टेबल नहीं रहते। जैसे आपको याद होगा कि जैसे बीजेपी से उन्होंने पाला तोड़ा, उसके बाद ललन सिंह ने किस प्रकार से सार्वजनिक तौर पर जेडीयू के नेताओं का नाम लेकर ये बताना शुरू किया, और बाकायदा नेम कॉलिंग जिसे कहते हैं, कि उस तरीके से बताना शुरू किया कि ये लोग बीजेपी के साथ लेके चले गए थे, और वो वैसे नेता हैं जो कि आज भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। तो ये प्रवृत्ति नीतीश कुमार की रहती है कि वो बहुत जल्द उनका मोह भंग होता है किसी के साथ भी, चाहे दल में बात कर लें गठबंधन के संबंध में या फिर दल के भीतर नेताओं के संबंध में। ललन सिंह को लेकर निश्चित तौर पे वो परिस्थितियां जेडीयू के भीतर एक बड़ा वर्ग ने तैयार किया है, और वो नीतीश कुमार के लिए ज़्यादा बड़ी समस्या है कि उसे वो कैसे हैंडल करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में आप, क्योंकि नीतीश कुमार का नाम कई दिनों से हम देख रहे थे डाउन हो गया, नहीं लिया जा रहा गठबंधन की राजनीति में भी, अभी लग रहा है आपको कि अभी उसमें कुछ सांसें बची हैं? नहीं, मैं तो कहूँगा कि इस वक्त याद करना चाहिए जॉर्ज फर्नांडीज को, दिग्विजय सिंह को, शरद यादव को, आरसीपी सिंह को, और अब याद करना चाहिए कि क्या नीतीश कुमार कोई नया कुछ इससे हटकर कुछ स्थापित कर पाएंगे क्या।
मुझे ऐसा दिखता नहीं है। और राष्ट्रीय राजनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, दो चीजें होनी चाहिए। एक तो ये कि या तो आप गठजोड़ के ऐसे सर्वमान्य नेता हो जाएं कि लोग कहें कि ठीक है आप राज्य में किस हालत में है कोई फर्क नहीं पड़ता, या राज्य में आप बड़ी पार्टी हो, ताकत हो, क्योंकि नीतीश जी से आज बहुत ताकतवर नेता हैं जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज नीतीश, और देखिए नीतीश जी जहां खड़े हैं, ये 17 सांसद, उनको सचमुच स्वीकार करना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीटें नहीं होती, और भारतीय जनता पार्टी थी, आज उसके ऊपर बहुत आरोप लगता है कि वो छोटी पार्टियों को खत्म कर देती है, सहयोगी को धक्का दे देती है, लेकिन उसने अपने हिस्से की सीटें छोड़ दी। नीतीश जी और रामविलास जी के साथ समझौता करने के लिए उसने अपने हिस्से की सीटें छोड़ दी, अपने राज्यसभा सांसद छोड़ दिए। तो मुझे लगता है कि आज जहां नीतीश जी खड़े हैं वो इससे कुछ ज्यादा हासिल कर पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो मैं यही बताऊंगा कि ये चमत्कार हो रहा है। इतना भी हासिल कर पाएंगे कि नहीं? नहीं, मुश्किल है, लगभग असंभव है। 17 सीटें जीत पाना जनता दल यूनाइटेड के लिए बहुत टेढ़ी खीर होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन आप यही मानते हैं कि स्थिरता रहेगी बिहार में 24 तक? कोई बहुत ऐसा कोई उठा पटक नहीं लगती? मतलब विधानसभा के लिहाज से अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर सरकार चलती रहेगी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में टूट की गुंजाइश से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वो खबर अभी हमारे बात करते करते आ सकती है, 2024 के चुनाव तक ऐसे चलती रह सकती है। और इसकी वजह इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पार्टी में असुरक्षा बहुत ज्यादा है। किसी को यह भरोसा नहीं कि अब नीतीश कुमार के नाम पर हम सांसद या विधायक बन सकते हैं। और इसीलिए मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि 2025 में यह संभावना थी, 2025 में नीतीश जी के लिए आशंका थी कि पार्टी टूटती, लेकिन अब जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं और राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह का दबाव बना रहा है, और आपको मैं एक वाकया सिर्फ याद दिलाता हूं, जब पिछली बार तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव मंत्री थे, हर दूसरे चौथे जनता दल यूनाइटेड के किसी न किसी कार्यकर्ता के अपमानित होने की खबर आती थी। एक दिन एक खबर आई कि एक बहुत बड़े अपराधी ने जेल से किसी एसपी को फोन कर दिया और मीडिया में वो खबर चल गई। अब नीतीश कुमार को पता नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो सबसे ज्यादा एक तरह से कहें कि अपमानित होने जैसी स्थिति थी। उसके बाद जो हालात बने और जिस तरह से फिर से वापस लौट के वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, एक समय में लगा कि शायद वो बड़ी लकीर खींचेंगे और वो कहेंगे कि अब हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, चलो हम जनादेश जनता से मांगते हैं। लेकिन नीतीश जी वो साहस भी नहीं कर पाए। और अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, आज ललन सिंह, नीतीश कुमार, ललन सिंह, इसके आगे आप जनता दल यूनाइटेड में नेता नहीं खोज पाते हैं। और उनकी पार्टी के सांसद विधायक वो पार्टी लाइन से अलग हटकर, कभी लगता है वो भाजपा के इशारे पर बोल रहे हैं, कभी लगता है वो लालू जी के इशारे पर बोल रहे हैं। तो नीतीश जी के इशारे पर कौन बोल रहा है, उस पार्टी का क्या हश्र होगा? अरे कि हम लोग इतनी चर्चा नीतीश कुमार की, लालू यादव की कर रहे हैं, चुनौती तो असल तो ये भाजपा की है भाई। 40 में से 39 लेकर के आना। अब हम वो सीट बंटवारे की बात भी हमने कर ली कि वहां सीट बंटवारे पर बातचीत होने जा रही है, लेकिन इन्होंने बता भी दिया कि इसमें बहुत कोई दिक्कत होगी नहीं उन लोगों को, कम से कम सीटें डिसाइड करने में। बीजेपी कैसे ये सीटें निकालेगी, असल बात तो ये है। मैं दूसरी सारी चर्चा में एक और दो बातें जो आई उस पर भी बात करूंगा, उसके बाद इस पर बात करेंगे। देखिए, दो बातें आई। पहली बात आई कि अपराधीकरण बिहार में, मेरे हिसाब से बिहार की राजनीति जैसी है नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी है कि जहाँ पे अपराधी जो हैं वो सरकार में हमेशा से रहे हैं। आप चाहे वो अभी की सरकार देख लिए तो 50% से ज़्यादा लोग हैं जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं। आरजेडी की अगर आप मंत्री देख लेंगे उनमें 17 में से 15 पे मुकदमे हैं। अगर मैं पिछली सरकार की, इसी से पिछली सरकार की बात कर लूँ तो बीजेपी का हाल भी यही था, 14 में से 11 के ऊपर जो थे इसी आपराधिक मुकदमे थे। तो अगर बिहार की उस तरह की राजनीति की बात करेंगे तो शायद डिफरेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कि जो नीतीश है, नीतीश के लिए देखिए बड़ा साफ है, नीतीश को ये लगता है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उनका ये मन में है, उनकी इच्छा है। अब बीजेपी के साथ राजनीति में वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये भी साफ है। तो कैसे बन सकते हैं? तो कोएलिशन की राजनीति में बन सकते हैं। उनको जो लगता है संभावना है वो तभी हो सकता है जब कोएलिशन की कोई सरकार आए केंद्र में और ऐसे में किसी का चुनाव हो रहा हो तो उनका नंबर आ सकता है। तो ये बात है। अब बीजेपी के लिए बिहार का क्या, बीजेपी में बिहार में ऐसा नहीं, बीजेपी काफ़ी मजबूत पार्टी है बिहार में। और अगर आरजेडी और जेडीयू के बीच में दरारें दिखाई दी और ये दिखाई दिया कि वो साथ में नहीं चल सकते हैं, जेडीयू के भीतर जिस तरह से बातें हो रही थी कि 11 विधायक अलग से बातचीत कर रहे हैं या वहाँ पे इस तरह की टूट दिखाई दी, तो बीजेपी वहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। जैसे हमारे पता है कि जब उसने 2014 में 22 सीटें निकाली थी तो बहुत अच्छा प्रदर्शन हो सकता है वहाँ। ठीक है। तो
वहां पे बीजेपी की संभावनाएं और बीजेपी को बिहार और पश्चिम बंगाल से संभावनाएं दिखाई देती हैं। ठीक, एक शॉर्ट कमेंट समीर जी, ब्रेक का वक्त हो गया। मुझे लगता है कि देखिए अमित शाह और मोदी ने दो अपने सहयोगियों को बिल्कुल प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। एक तो उद्धव ठाकरे को जब शिवसेना के साथ चुनाव लड़ने के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के पद पर सरकार नहीं बननी तो बाद में कांग्रेस के साथ चले गए, तो उस प्रतिष्ठा को प्रश्न बनाते हुए उन्होंने शिवसेना का क्या हाल किया है सबको पता है। उसके बाद नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सरकार रातों रात बदल दी और भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, इन दो राज्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है। महाराष्ट्र में तो हिसाब हो गया है, बिहार बाकी है। अब ये तय है कि बिहार के अंदर या तो जनता दल में बड़ी टूट होगी या 2019 के चुनाव में अमित शाह और मोदी पूरी ताकत लगा के नीतीश कुमार को बता देंगे कि अब वो नीतीश कुमार बिहार के किंग नहीं है, हम आपका हिसाब बराबर करते हैं और नीतीश कुमार को बुरी पटकनी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह देंगे। ये उन्होंने निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है बिहार को, और मुझे लग रहा है वो वहां पर इसको अमली जामा पहना देंगे। चलिए ठीक।